इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्नाव की एक बेटी वेंटिलेटर तक पहुंच गई और इंसाफ मिलने से पहले ही वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात करीब 11:40 पर उन्नाव गैंगरेप पीड़ित ने दम तोड़ दिया। उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शुक्रवार देर रात करीब 11:40 पर कार्डियक अरेस्ट से जो युवती की मौत हुई है। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मौत हो चुकी है। गैंगरेप पीड़िता को आरोपियों ने जिंदा जला दिया था। करीब 90% जलने के बाद भी वो चट्टान की तरह खड़ी रही, इंसाफ मांगती रही, जीने की आस को जिंदा रखे हुए थी। लेकिन ये इंसाफ की आस इंतजार में ही खत्म हो गई। 5 दिसंबर की सुबह पीड़िता को 5 आरोपियों ने जिंदा जला दिया था। जलते शरीर के साथ करीब 1 किलोमीटर तक भागकर पीड़िता ने लोगों की मदद से पुलिस को आपबीती बताई। गंभीर हालत में झुलसने के बाद पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इंसाफ की लड़ाई को अधूरा छोड़कर उन्नाव की बेटी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई की अलग तब तक जलती रहेगी जब तक गैंग रेप के मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी। हैदराबाद इनकाउंटर पर एक तरफ खुशी जताई जा रही है, चारों दरिंदों के इनकाउंटर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस इनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहे हैं। हैदराबाद इनकाउंटर पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चारों शवों को राज्य सरकार 9 दिसंबर रात 8 बजे तक सुरक्षित रखे। हाईकोर्ट सोमवार 10:30 बजे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रवार को इनकाउंटर में ढेर चारों आरोपियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम के वीडियो को आज शाम तक हाईकोर्ट पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने लेडी डॉक्टर के गैंगरेप और मर्डर मामले में 29 नवंबर को चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए चारों आरोपियों को मौके पर ले जाया गया था, लेकिन वहां आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की, जिस वजह से पुलिसकर्मियों को मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी। चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ऐसे में मुठभेड़ पर उठ रहे सवाल और पुलिस के दावों की सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। हैदराबाद और उन्नाव गैंगरेप से जहां देश भर में गुस्सा उबाल पर है, वहीं इस गुस्से से बेफिक्र चंद हैवानों ने एक बार फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस बार एमपी की एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। गुरुवार 5 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता सीधी जिले में एक गांव में निजी स्कूल की टीचर है, जो स्कूल से घर की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में 4 आरोपियों ने महिला को अगवा कर लिया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर है और हम लोगों ने सारे साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। गैंगरेप की बढ़ती वारदात के बाद विपक्षी दलों ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ सरकार को जंगल राज तक बता डाला। पुलिस का कहना है कि सीधी गैंगरेप केस में चारों आरोपियों में से एक आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में जानकारी जुटाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं, अफसरान को सारी जानकारी भी है, लेकिन इसके बावजूद जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हर महीने छात्रावास में रहने वाली लड़कियों के मेडिकल जांच कराने के निर्देश हैं। अगर इस नियम का पालन किया जाता तो नाबालिग छात्रा के साथ हुए जुल्म की हकीकत कई महीने पहले सामने आ जाती। मामला छिंदवाड़ा के जुन्नार देव विधानसभा में आने वाले आदिवासी बालिका छात्रावास कन्या परिसर का है। यहाँ 15 साल की छात्रा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसके साथ हुई जबरदस्ती का भेद खुल गया। जानकारी ली गई तो ये पता चला कि आज से 8 महीने पूर्व जब वो छिट्टुयों में अपने गांव गई थी तो वहां पर गांव के एक युवक के साथ उससे कुछ नए ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए थे, जिसके कारण लड़की गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा ये जानकारी किसी को तत्समय नहीं बताई गई, न बाद में बताई गई थी। तहसीलदार से लेकर एसपी साहब तक और छात्रावास के जिम्मेदार अफसर अब जांच का दावा कर रहे हैं, भागम भाग मचा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस घटना से मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रावास की हकीकत सबके सामने आ गई है। संगीत की धुन, थिरकते कदम और फिर दब गया ट्रिगर। शादी समारोह के दौरान फायरिंग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हरिद्वार का है। वीडियो में 2 लोग फायरिंग करते नजर आए।
सबसे पहले फायरिंग की पहली तस्वीर देखिए। एक शख्स पिस्टल को हवा में लहराने लगा, 2 से 3 बार ट्रिगर दबाया और आखिरकार चौथी बार में गोली पिस्टल से फायर हो गई। फायरिंग के बाद एक दूसरे शख्स ने पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसने शान से हवा में फायरिंग की और पिस्टल को अपनी कमर में खोंसकर नाचने लगा। बताया जा रहा है कि यह शख्स कानून का रखवाला है, नाम है आनंद पाल। बताया जा रहा है कि यह दारोगा है जो रुड़की के गंगनहर थाने में तैनात है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर कानून का हंटर चल जाता है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून का मजाक बनाने लगे तो क्या होगा। गुजरात के सूरत में एक भजन कार्यक्रम में जमकर नोटों की बारिश हुई। बच्चों से लेकर बड़े तक सब नोट उड़ाते नजर आए। यहाँ भजन कार्यक्रम में जैसे ही गढ़वी कलाकारों ने गाना शुरू किया, उन पर नोटों की बारिश शुरू हो गई। एक तरफ गढ़वी कलाकार गाते रहे तो दूसरी तरफ उन पर नोट बरसते रहे। स्टेज पर इतने नोट बरसे कि देखते ही देखते स्टेज पूरी तरह नोटों से पटा नजर आने लगा। स्टेज पर चारों तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे थे। दरअसल ये भजन कार्यक्रम शहीदों के परिजनों की मदद के लिए आयोजित किया गया था। इस भजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गायकों पर जितने भी नोट बरसाए गए वो पूरे पैसे शहीदों के परिजनों को दिए जाएंगे। गुजरात के कई शहरों से पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें कलाकारों पर नोट उड़ाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ एक शख्स हाई टेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स शराब के नशे में था। बिजली के पोल पर शख्स को चढ़ा देख लोगों के होश उड़ गए। इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, इसे पोल से उतारने का मिशन शुरू किया गया। पुलिस टीम ने इस लाइन पर बिजली की सप्लाई रुकवाई। फिर स्थानीय लोगों की मदद से पोल पर एक लंबी सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी लगाने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल पोल पर चढ़ा और फिर स्थानीय लोगों की मदद से शख्स को नीचे उतारा गया। यूपी के बलरामपुर में रेत माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यहाँ 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की वारदात हुई। रेत माफिया के बीच हुए खूनी संघर्ष में 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। इस दौरान कई गाड़ियों को ब्याह के हवाले कर दिया गया। 2 पक्षों के बीच में आपसी रंजिश को लेकर के वाद विवाद हुआ, उनके बीच मारपीट हुई और उसमें एक पक्ष था, उसने दूसरे पक्ष पे फायरिंग कर दी। दरअसल यहाँ के तुलसीपुर इलाके में अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद चल रहा था। कई बार दोनों गुटों के बीच रेत खनन को लेकर कहासुनी हो चुकी थी। बीते दिन भी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग होने लगी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ शादी में डांस करने आई एक लड़की को मंच पर ही गोली मार दी गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये गोलीकांड चित्रकूट के टिकरा गांव का है। यहाँ गांव के प्रधान की बिटिया की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल शादी में आए मेहमान लेडी डांसर से किसी खास गाने पर डांस की फरमाइश कर रहे थे। गोली चल जाएगी अगर ये गाना लग जाए। डांसर ने मना कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो इंसानी सनक की इंतहा को भी पार कर गया। डांस बंद होने से नाराज एक शख्स ने लेडी डांसर के चेहरे पर ही गोली चला दी। अचानक चली गोली से लेडी डांसर को संभलने का भी मौका नहीं मिला और वो अपना चेहरा पकड़े जमीन पर बैठ गई। 20 सेकंड पहले जहां संगीत का शोर था, वहां चीख पुकार मच गई। अचानक चली गोली से हर कोई सन्न रह गया। जिस लेडी डांसर को गोली लगी है उसकी हालत बेहद नाजुक है। गोली के छर्रे से 2 और लोग भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास की जमशेदपुर पूर्वी सीट भी शामिल है, जहां उनके खिलाफ बीजेपी के बागी नेता सरयू राय मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। दूसरे दौर में 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए कुल 6066 बूथ बनाए गए हैं। 20 सीटों पर कुल 260 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 48 लाख से ज्यादा वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। करीब 40,000 जवानों को दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। झारखंड विधानसभा की 81 विधानसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होना है। 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है। झारखंड में 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पुणे पहुंच गए हैं।
एयरपोर्ट पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात थी। महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद बीजेपी और शिवसेना की राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। पीएम मोदी पुणे में 8 दिसंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय पुलिस सेमिनार में भाग लेने पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बड़े अधिकारी शिरकत करते हैं। भारतीय सेना को 306 युवा सैन्य अफसर मिलने जा रहे हैं। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में पासिंग आउट परेड आयोजित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी लेंगे। पासिंग आउट परेड के बाद 377 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें 306 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 71 युवा सैन्य अधिकारी 10 मित्र देशों की सेना का हिस्सा बनेंगे। पासिंग आउट परेड से पहले कल शाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान IMA का ऐतिहासिक चैटवुड भवन सतरंगी प्रकाश से जगमगा उठा। खुले आसमान के नीचे पड़ने को मजबूर नौनिहाल। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा परिषद का बजट यूं तो करोड़ों में है, लेकिन ये रकम कहाँ खर्च होती है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जब किराए की इमारत में चल रहे स्कूल का किराया नहीं चुकाया गया तो बच्चे अपनी क्लास से ही बेदखल कर दिए गए। मकान मालिक का दावा है कि पिछले 15 महीने से स्कूल का किराया नहीं दिया गया। तुलसी राम के घर में जो है हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी और ये तय हुआ था कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। बीच में किराया देना बंद हो गया तो तुलसी राम जी ने जो है फिर ये कहा कि हम अब अपना घर जो है नहीं देंगे क्योंकि किराया हमको नहीं मिल रहा है। हालांकि जब मामला सुर्खियों में आया तो अफसरान जागे और आनन फानन में स्कूल का ताला खुलवाया गया। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सवाल तो ये है, आखिर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। देश भर में लोग महंगे प्याज से परेशान हैं। आलम यह है कि कई शहरों में प्याज को लेकर अनोखे ऑफर देखे जा रहे हैं। वाराणसी की कई दुकानों पर सामान खरीदने के बदले 1 किलो मुफ्त प्याज के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मुफ्त प्याज के इश्तेहार वाली ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए अब 1 किलो प्याज मुफ्त दे रहे हैं। प्याज का ऑफर निकालने के बाद हमारे यहाँ फुटफॉल्स बहुत बढ़े हैं और कस्टमर वॉकिंग भी हुई है और जिससे सेल भी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ एक स्मार्टफोन खरीदने पर लोगों को 1 से 5 किलो तक प्याज मुफ्त देने का वादा किया गया है। सिर्फ फोन ही नहीं, मुफ्त प्याज का ऑफर टैटू बनवाने पर भी है। टैटू बनवाइए और गिफ्ट के रूप में प्याज फ्री लेकर जाइए। टैटू बनाने के वजह से हमको एक गिफ्ट मिला प्याज, तो अब घर ले जाएंगे। वहीं हरिद्वार में प्याज 100 से 120 रुपए के बीच बिक रहा है। जायका न बिगड़े इसके लिए लोग महंगा प्याज खरीद भी रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा चुकाने के बाद भी लोगों को अच्छी प्याज नहीं मिल रही है। वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्याज के दामों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ प्याज की आवक बेहद कम है, जिसके चलते यहाँ प्याज 150 से 200 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। प्याज के बढ़े दामों ने जनता के आंसू निकाल दिए हैं। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि प्याज के दाम जल्द से जल्द काबू में आए। वाराणसी के गंगा घाटों पर इन दिनों खास मेहमानों का बसेरा है। इन मेहमानों के शोरगुल से काशी के घाटों की शोभा बढ़ गई है। वाराणसी में इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा है। गंगा की लहरों के साथ उड़ते ये हजारों पक्षी यहाँ की कुदरती खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सैलानी भी इन प्रवासी पक्षियों के होने का लुत्फ उठा रहे हैं। हर साल जाड़े में आते हैं यहाँ काशी में गंगा गोद में ये कलरव करते हैं। अद्भुत दृश्य होते हैं। उसी प्रकार ये साइबेरियन पक्षी सुबह के समय जो है, जो पर्यटक बाहर से आते हैं, जो लोकल लोग यहाँ पे नौका विहार करते हैं, उनको ये इनका दृश्य देख करके लोग बहुत आनंदित होते हैं। दरअसल वाराणसी में हर साल हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षी आते हैं। इस दौरान यहाँ के स्थानीय लोग और देश विदेश से आने वाले सैलानी पक्षियों को दाना खिलाते हैं।
धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। जिधर देखिए, जहां तक नजर दौड़ाइए, बर्फ की सफेद चादर बिछी है। क्या सड़क, क्या घर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। यहाँ पुंछ और राजौरी के शोपिया से जोड़ने वाली मुगल रोड को एक बार फिर खोल दिया गया है। पिछले महीने की 27 तारीख को हुई भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड से आवाजाही बंद हो गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद इस रूट को दोबारा चालू कर दिया गया। एक और जहां बर्फबारी पर्यटकों के चेहरे खिला रही है, वहीं आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि मुगल रोड के एक बार फिर खुलने से स्थानीय लोग भी राहत की सांस लेंगे। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में एक इमारत में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाका यहां के पूर्वी इलाके के शहर प्रेसोव में हुआ। हाईराइज बिल्डिंग की ऊपरी 2 मंजिलों पर आग की लपटें उठने लगी। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाका होने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ है। हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली और मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। बचाव कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। स्लोवाकिया सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। चीन के जंगलों में आग का कहर देखा जा रहा है। यहाँ करीब 200 हेक्टेयर इलाके में आग फैल गई। भीषण आग की ये तस्वीरें चीन के लिंग्यून पर्वत की हैं, जहाँ आग की लपटों से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से आग और तेजी से फैल रही है। यहाँ पूरा का पूरा पर्वत ही आग की चपेट में आ चुका है। प्रशासन और फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घना जंगल होने की वजह से आग बुझाने में भारी परेशानी आ रही है। जानकारी के मुताबिक आसपास रहने वाले करीब 960 से ज्यादा लोगों को यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में आग से हाहाकार मचा है। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। आग की भयानक तस्वीर पेरू के शहर इक्विटोस की है, जहां देखते ही देखते आग भड़क गई। शहर के एक लोकल मार्केट में लगी आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। दूर से ही दिखाई दे रही आग की लपटें बर्बादी का मंजर साफ बयां कर रही हैं। भयंकर आग से स्थानीय लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद T20 में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाई। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली। कोहली की इस पारी में 6 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल रहे। यह विराट का T20 क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर भी है। कोहली ने पारी के 19वें ओवर में छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। विंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा था। इस टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने रोहित शर्मा का विकेट जल्दी ही खो दिया, लेकिन उसके बाद कोहली ने लोकेश राहुल के साथ पारी को संभाला और टीम इंडिया के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। कोहली और राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप हुई। राहुल तो आउट हो गए, लेकिन कोहली ने हार नहीं मानी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही दम लिया। कोहली का ये T20 फॉर्मेट में 23वां अर्धशतक है। विराट की पारी के दम पर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।